अब कोर्स में हम थोड़ा जल्दी-जल्दी आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक्स अबाउट स्टॉक मार्केट के अंदर पूरा थ्योरी है, प्रैक्टिकल तो कुछ है नहीं। हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स के लेन-देन करने के लिए स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, तो स्टॉक ब्रोकर होते कौन हैं? ये कुछ कंपनीज़ होती हैं जिनको लाइसेंस लेना पड़ता है सेबी के पास से स्टॉक ब्रोकिंग का और बाद में एक्सचेंज के पास में रजिस्टर होना पड़ता है। सेबी इनको लाइसेंस देने से पहले इनसे काफ़ी मोटी रकम एज़ ए लाइसेंस फीस एक्सेप्ट करती है। सेबी इनसे काफ़ी मोटी फीस एज़ ए सिक्योरिटी भी रखवाती है और जैसे-जैसे स्टॉक ब्रोकर बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, उसके ऊपर रेगुलेशंस एंड कंट्रोल भी बढ़ता जाता है। पहले के ज़माने में आपने स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में काफ़ी नेगेटिव बातें सुनी होंगी, बट आजकल आपको इतनी नेगेटिव बातें सुनने को नहीं मिलती हैं। फिर भी फ्रॉड करने वाले अपने रास्ते निकाल लेते हैं। जैसे नवंबर 2020 के अंदर कार्वी का केस अपने सामने आया था, जिसमें कार्वी ने क्या किया था, जिन इन्वेस्टर्स के जो अकाउंट है वो डोरमेंट हो रखे हैं, मतलब इनएक्टिव हो रखे हैं, और उनके अकाउंट्स में जो शेयर्स पड़े हुए हैं उनको बैंक के पास में गिरवी रखवा के और पैसा उठा लिया। और पैसा कहाँ लगाया? उन इन्वेस्टर्स को नहीं दिया जिनके इनएक्टिव पड़े हैं अकाउंट्स, नहीं, उन्होंने उस कार्वी ने वो पैसा रियल एस्टेट बिजनेस में अपनी दूसरी कंपनी के अंदर लगा दिया। जब इस टाइप के कोई भी केसेस सामने आते हैं तो सेबी इमीडिएट एक्शन लेती है और उस कार्वी की जो बिजनेस है उसके ऊपर बैन लगा दिया। आज भी वो केस चल रहा है। जिन इन्वेस्टर्स के शेयर्स गिरवी रख के पैसे उठाए थे, उन इन्वेस्टर्स के 90% इन्वेस्टर्स के शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो अब बैंक बोल रही है वहां पर कि मेरी क्या गलती भाई, मेरे को तो शेयर दिए तब मैंने पैसे दिए, तो मेरे तो पैसे लौटाओ। तो अब बैंक का केस चल रहा है एसएटी के अंदर, मतलब सेबी का एक कोर्ट है, उसी के अंदर उनका केस चल रहा है बैंक्स का कि मेरे पैसे कैसे, उनका तो कुछ निवारण करो। और कार्वी के पास में जिसके भी अकाउंट्स थे, उनके सभी के अकाउंट्स दूसरे ब्रोकर के पास में ट्रांसफर करवा दिए गए थे। अब आपको डर लग रहा होगा कि ये फ्रॉड तो हमारे साथ भी हो सकता है, तो इसके लिए सेबी ने क्लियर बोला है कि जिसने पावर ऑफ अटर्नी साइन करके जिस ब्रोकर को नहीं दे रखा है, उन शेयर्स के ऊपर ब्रोकर का कोई अधिकार नहीं है कुछ भी डिसीजन लेने का। उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट का ही अधिकार है। वो बेचेगा तो अपनी मर्जी से बेचेगा, ब्रोकर कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। बट जिस ब्रोकर को आपने पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दे रखा है, वो अपने हिसाब से भी डिसीजन ले सकता है। तो आप अकाउंट खुलवाओ और पीओए साइन करके मत दो, पावर ऑफ अटर्नी साइन करके मत दो। आपके जो शेयर्स हैं आप खरीदोगे तो आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे, और जब आप बेचोगे तभी वो जाएंगे। और जो कार्वी में भी जो फ्रॉड हुआ है वो इनएक्टिव क्लाइंट्स के साथ में हुआ है, जो मतलब ध्यान नहीं रख रहे हैं, सालों से जिनके अकाउंट्स बंद पड़े हैं, उनको खुद को भी पता नहीं है कि क्या शेयर्स चल रहा है। ब्रोकर जो आपको ये सुविधा देते हैं उसका वो चार्ज ले सकते हैं, जिसको हम ब्रोकरेज चार्ज बोलते हैं। और इंडिया के अंदर सिक्योरिटी वाइज ब्रोकर्स के अंदर कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि सभी को सेबी ही कंट्रोल करती है और उनकी सिक्योरिटी वाइज उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस सभी के ऊपर समान तौर पे सेबी लगाती है। बाकी ब्रोकरेज अलग अलग ब्रोकर अलग अलग ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार और ब्रोकरेज के अनुसार अपना ब्रोकर कोई सी को भी चूज कर सकते हैं। और इंडिया के अंदर आज 250 से भी ज्यादा स्टॉक ब्रोकर्स हैं। सो फाइनली स्टॉक ब्रोकर कौन है? ये एक बिचौलिया है जो कि क्लाइंट्स को हेल्प करता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, और इस हेल्पिंग का ये ब्रोकरेज चार्ज करता है। सिंपल। हम अपने ब्रोकर्स के अकाउंट के थ्रू खरीदते क्या है? सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है शेयर्स। शेयर्स क्या है? तो शेयर्स का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालते हैं। शेयर जैसे नाम में दिखा हुआ है हिस्सा, शेयर हिस्सा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अडानी एंटरप्राइजेस के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 114 शेयर्स हैं। इसका मतलब कंपनी की जो पूरा कंपनी है उसको 114 करोड़ शेयर्स हिस्सों में बांट दिया गया है, और इसके एक हिस्से का जो प्राइस चल रहा है वो 1754 रुपए आज के दिन चल रहा है। तो टोटल कंपनी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? तो वो कैसे निकल के आएगी? जो एक शेयर का प्राइस चल रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कर दो, तो कंपनी की वैल्यू निकल के आ जाती है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 2 लाख करोड़ के आसपास में आ रही है अडानी एंटरप्राइजेस की टोटल वैल्यू। अब जिसके पास में शेयर्स होते हैं उसके पास में बहुत सारे फायदे होते हैं। जितने उसके पास में शेयर्स हैं उतना कंपनी का हिस्सा वो ऑन करता है, मालिक है उसका। तो कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी या कल को कंपनी बिकेगी तो उतने हिस्से का जितना उसका प्रॉफिट बनेगा वो उसको मिलेगा। अगर आपके पास में कंपनी की 50.01% भी शेयर होल्डिंग है तो आप कंपनी के मालिक हो। अब जो नॉर्मली शेयर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं नॉर्मल शेयर जो हम लोग खरीद बेच करते हैं, एक होते हैं प्रीफरेंस, उनको भी खरीद बेच कर सकते हैं। प्रीफरेंस क्या होता है? बस इसमें एक ही नुकसान है प्रीफरेंस शेयर्स के अंदर, इसमें आपको कंपनी कोई भी डिसीजन ले रही होती है ना, उसमें पार्टिसिपेट का अधिकार नहीं मिलता अगर आपके पास में ये शेयर्स हैं। इसके अलावा जो फायदे ही फायदे हैं, मतलब आपको जब भी कंपनी डिविडेंड देगी तो आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड उनको देना ही पड़ेगा। और दूसरा, जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है कि दे ही, किसी साल अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो फिर डिविडेंड कहाँ से देगी? कंपलसरी नहीं है, बट दे रही है तब देना ही पड़ेगा और ज़्यादा ही देना पड़ेगा। सेकेंडली, जब कंपनी बिक रही होगी तो लास्ट में जब कुछ पैसा बचेगा तो नॉर्मल शेयर होल्डर्स का बाद में नंबर आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पहले नंबर आएगा। प्रेफरेंस, उनको पहले थोड़ी प्रेफरेंस मिलेगी। अब प्रेफरेंस शेयर्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने देखा टाटा मोटर्स डीवीआर नाम से एक शेयर है, वो प्रेफरेंस शेयर। अब जो नॉर्मल कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं उनको मैंने अपने लेवल के ऊपर और टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे बात करते हैं, जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, साइक्लिकल स्टॉक्स, डिफेंसिव स्टॉक्स, इनकम स्टॉक्स, फॉरेन स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स, स्पेसिफिक सेक्टर स्टॉक्स। यानी कंपनीज को डाइवर्सिफाई कर दिया है। जिस टाइप की कंपनी है तो उसी टाइप से हम स्टॉक बोलते हैं हम नॉर्मल भाषा में, कि ये ग्रोथ स्टॉक्स हैं, ये ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स हैं, इस टाइप से। तो हम एक 1 बाय 1 इनको एक बार देख लेते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स कौन से होते हैं? जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके जो शेयर्स होते हैं, जो अपने मतलब
जिन कंपनियों में ठहराव आ चुका है, बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं और रेगुलरली प्रॉफिट्स जनरेट कर रही हैं और कंसिस्टेंटली कर रही हैं, वो हो गए ब्लू चिप स्टॉक्स। दूसरे होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स। तो ये वो कंपनीज होते हैं जिनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो नॉर्मल मार्केट की जो ग्रोथ चल रही है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से ऊपर बढ़ने की उम्मीद की जाती है। मतलब जो अभी कंपनियां छोटी हैं बट एक अच्छी खासी स्पीड से ऊपर बढ़ रही हैं और ग्रोथ कर रही हैं, तो वो हो गए ग्रोथ स्टॉक्स। तीसरा होता है वैल्यू स्टॉक्स। वैल्यू स्टॉक्स कौन से होते हैं? जिनका कंपनी का वैल्यू आज के दिन ऊपर चल रहा है बट वो जो स्टॉक प्राइस को देखते हैं तो उनका प्राइस बहुत नीचे चल रहा है, तो वो हो गए वैल्यू स्टॉक्स। तो जब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो इन्हीं टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। पेनी स्टॉक्स कौन से होते हैं? जिनका प्राइस बहुत कम रहता है, जैसे 1 रुपया, 1.5 रुपया। इंडिया के अंदर 0 रुपीज से 10 रुपये के बीच में कोई भी स्टॉक होता है उसको हम पेनी स्टॉक के नाम से ही बोलते हैं। अगला होता है साइक्लिकल स्टॉक्स। ये वो स्टॉक्स होते हैं जो कि एक साइकिल के अंदर परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो जब भी एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस होगा और मार्केट में जब बिकना चालू होगा तो उसके स्टॉक में उछाल और गिराव देखने को मिलता है, तो साइक्लिकल स्टॉक्स बोलते हैं। जैसे कोई कंपनी है जो कूलर बनाती है तो गर्मियों के अंदर उसका स्टॉक अच्छा खासा भागता है, लाइकवाइज। अगला होता है डिफेंसिव स्टॉक्स। ये वो कंपनियों के शेयर्स होते हैं जो कि डिफेंसिव होते हैं, मतलब जो बेसिक गुड्स बनाती हैं जो कंपनियां, जैसे HUL हुई, नेस्ले हुई, तो ये बेसिक है। इनको पता है कि हमारे गुड्स तो बिकेंगे ही, चाहे कैसा भी मार्केट में माहौल हो। जैसे मेडिसिन से रिलेटेड कोई कंपनी है, डिफेंसिव स्टॉक्स। अगला है इनकम स्टॉक्स। ये वो कंपनीज के स्टॉक्स को माना जाता है जो कि अच्छा डिविडेंड देती हैं और रेगुलरली डिविडेंड देती हैं। तो इनकम, पैसा लगाया हुआ है और अलग से एक्स्ट्रा इनकम भी कस्टमर की या क्लाइंट की हो रही है, इन्वेस्टर की हो रही है। फॉरेन स्टॉक्स, मतलब कई बार हम एप्पल के अंदर, अमेजोन के अंदर इन्वेस्टिंग करते हैं। इंडिया के अंदर भी हम कर सकते हैं, कई ब्रोकर्स अलाउ करते हैं सर्विस। सो जो बाहर की कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है। अगला है इंडिया में सभी कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस के ऊपर 5 भागों में बांट दिया जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलता है? कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके शेयर प्राइस के साथ में, तो मार्केट कैप आ जाता है। अगर मार्केट कैप 100 से नीचे है तो वो नैनो कैप स्टॉक होगा, अगर 100 से 500 के बीच में है तो माइक्रो कैप कैटेगरी में आएगा, और अगर 500 से 5000 के बीच में है इसका मतलब वो स्मॉल कैप स्टॉक है। अगर 5000 से 20,000 करोड़ के बीच में उसका मार्केट कैप है तो, अगर 5000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में अगर उसका मार्केट कैप है तो वो मिड कैप होगा, और अगर 20,000 करोड़ से ऊपर का उसका मार्केट कैप है तो वो लार्ज कैप स्टॉक्स में आएगा। इससे हमें कंपनी कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, कहाँ पर उसका मार्केट कैप के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ताकि अभी कितना बड़ा और हो सकती है कंपनी, उसका अंदाज़ा लगाने में हमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हो गया सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स। ये वो स्टॉक्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ही हैं। अडानी ग्रीन, तो ये पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करती है, वो भी सोलर से। सेक्टर स्पेसिफिक, वो भी एक पर्टिकुलर। अभी तक हमने जितने भी लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, जिनको हम स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स कहते हैं, जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो गए हमारे जैसे लोग, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए जो लोग हमसे पैसा लेके और अच्छे तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंसेज हो गए। थर्ड, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए जो हमारे इन्वेस्टर्स की मदद करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक्सचेंजेस हो गए जो कि इन्वेस्टर्स को मिलाते हैं, आपस में बायर एंड सेलर को मिलाते हैं। रेगुलेटरी बॉडी जैसे सेबी हो गई जो कि पूरे मार्केट को कंट्रोल करती है, रेगुलेशंस बनाती है। अगला जैसे हम लोग देख पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वो लोग होते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि कंपनीज की हेल्प करते हैं स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने के लिए। अब कोई भी कंपनी सीधा ये स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं आ सकती और सीधा पैसा उठा के निकल लेगी, ऐसा नहीं होता। वो जाती है इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास में, इन्वेस्टमेंट बैंकर उनकी हेल्प करता है कि आपके कंपनी को देखते हुए पर शेयर की वैल्यू क्या रहेगी, और पूरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में कंपनी की हेल्प करती है। इसकी वो उनसे फीस चार्ज करती है। फिर एक फाइल जमा होती है सेबी के पास में, और सेबी अप्रूव करने के बाद में एक्सचेंज के अंदर IPO निकलता है। फिर वो स्टॉक उस कंपनी का ट्रेड होना स्टार्ट होता है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को देख लिया है। अब जब भी इन्वेस्टर कोई स्टॉक को खरीदता है ब्रोकर के थ्रू, तो वो स्टॉक है वो जाके जमा कहाँ होता है, वो शेयर्स कहाँ जा करके जमा होते हैं। इस काम के लिए सेबी ने 2 कंपनियों को जिम्मा सौंप रखा है। एक है NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरी है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। दोनों ही कंपनियों का सिर्फ एक ही काम है कि जो भी शेयर्स क्लाइंट्स, जो भी शेयर्स कोई भी खरीदता है, उनका एक अकाउंट बनाया जाए अपने पास में, और उनके अकाउंट में उन शेयर्स को स्टोर रखा जाए, यानी उनका रिकॉर्ड रखा जाए। तो हम और आप कोई भी स्टॉक जब खरीदते हैं तो हमारे नाम से NSDL या CDSL में कोई अकाउंट खुला हुआ है, वो शेयर वहाँ जा करके जमा होता है, और जब तक हम उसको नहीं बेचते तब तक वो वहीं पर पड़ा रहता है। चाहे 1 साल हो, 10 साल हो, 50 साल हो, वो वहीं पर रहेगा। क्वेश्चन है कि NSDL और CDSL वाले मेरा शेयर लेके भाग गए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इनसे काफ़ी हाई अमाउंट के अंदर सिक्योरिटीज़ रखवाई जाती हैं, और सेबी के द्वारा इनको बहुत ही कड़े नियमों के साथ में रेगुलेट किया जाता है, इन दोनों ही कंपनियों को।
जब आपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया है तो आपका अकाउंट या तो सीडीएसएल के पास में खुला होगा या फिर एनएसडीएल के पास में खुला होगा। तो आप इन दोनों ही कंपनियों की वेबसाइट के ऊपर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करके अपने शेयर्स की जानकारी वहाँ पर भी ले सकते हैं अलग से। आपको ब्रोकर की वेबसाइट के ऊपर भी जानकारी मिलेगी और वहाँ पर भी मिलेगी, दोनों जगह मिलेगी। तो अगर आपको आपके ब्रोकर के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, कहीं पर डाउट है दिमाग में, तो अपने शेयर्स की वहाँ पर भी जानकारी ले सकते हैं। सेकेंडली, आप अपने डीमेट अकाउंट सीडीएसएल और एनएसडीएल के थ्रू डायरेक्ट खरीद और बेच भी सकते हैं स्टॉक्स को, बट उसके लिए आपको अपने ब्रोकर से परमिशन लेके सीडीएसएल या एनएसडीएल के ऊपर एक अलग से अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जैसे सीडीएसएल के ऊपर एक अकाउंट खुलता है ईजीएस्ट, ईजी एंड ईजीएस्ट, दो टाइप के अकाउंट खुलते हैं। अगर आपके पास में ईजी अकाउंट है, इसका मतलब आप अपने शेयर्स को सिर्फ देख सकते हैं। ईजीएस्ट अकाउंट अगर आपने खुलवा रखा है सीडीएसएल के ऊपर ब्रोकर की हेल्प से, तो आप शेयर्स को बेच भी सकते हैं ऑफ मार्केट, मतलब 24 घंटे में कभी भी बेच सकते हैं। बस सामने वाले का आपके पास में डीमेट अकाउंट नंबर होना चाहिए, बेच सकते। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि सीडीएसएल एक पॉकेट है जिसके अंदर शेयर्स पड़े रहते हैं और उस पॉकेट्स में से शेयर्स निकलते कैसे हैं, आपके ब्रोकर के अकाउंट के थ्रू। और अगर ब्रोकर परमिशन दे देता है तो आप डायरेक्टली भी उसमें से निकाल के किसी और के पॉकेट के अंदर डाल सकते हैं। सिंपल प्रोसेस, दैट्स ऑल इन द सीडीएसएल एंड एनएसडीएल। इतना ही है। ये इनको बोलते हैं डिपॉजिटरीज। और डिपॉजिटरीज के अंदर कोई भी स्टॉक को रखते हैं तो डिपॉजिटरीज हमसे पैसा लेती हैं। वो कब लेती हैं? जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तब नहीं लेती, जब कोई शेयर वहाँ से बिकता है तब वो एक चार्ज करती हैं, एक फिक्स अमाउंट। अब किसी का सवाल हो सकता है कि पुराने ज़माने के अंदर तो जो शेयर्स हम लोग खरीदते थे वो कागज़ों की फॉर्म में होते थे, आजकल है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो आजकल क्या हो रखा है कि सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितने भी शेयर्स कंपनियां इशू कर रही हैं उनको ट्राई किया जाए कि डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही किया जाए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही इशू किया जाए। इसका मतलब सीडीएसएल और एनएसडीएल के अंदर ही रखा जाए ताकि अच्छे से कंट्रोल बनाया जा सके मार्केट के ऊपर। अगर आपके पास में स्टॉक्स डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं, यानी मतलब कागज़ की फॉर्म में पड़े हुए हैं, और आपको अगर उनको डीमेटेरियलाइज करवाना है तो आप अपने ब्रोकर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके दादाजी के नाम पर पड़े हुए हैं स्टॉक्स तो आपको सिंपली किसी भी ब्रोकर के पास में जाना है या फिर फ़ोन करना है और उसको पूछना है कि इसका क्या करना है। वो आपको सारा रास्ता बता देंगे ए टू जेड, उसमें उनका भी फ़ायदा है इसलिए बताएंगे। अगर आप सोचते हो कि आपको सीडीएसएल और एनएसडीएल के ऊपर भरोसा नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स रखना आपको पसंद नहीं है और आप शेयर्स को लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हैं, मान लीजिए 10 साल 50 साल, या फिर अपने पोतों के लिए छोड़ना चाहते हैं, तो आप रीमेटेरियलाइज मतलब पेपर फॉर्म में अपने स्टॉक्स को लेना चाहते हैं, तो आप एक अपने ब्रोकर के पास में रीमेटेरियलाइजेशन का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो आपके जो शेयर्स होंगे वो पेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपको कुरियर कर दिए जाएंगे बाय द सीडीएसएल और बाय द हेल्प ऑफ ब्रोकर।